हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आई एम योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, अभी हमने लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी, या मैंने आपको जो वीडियो सेंड करी थी, वो आपका मुग़ल साम्राज्य का पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसमें हम आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। चैप्टर है शासक और इतिवृत्त, जिसमें हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपका इसमें नया टॉपिक आता है रंगीन चित्र। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो इतिवृत्त बनाए जाते थे, यानी कि जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, उसमें कागज़ बनाने वाले अलग थे, लिपि लिखने वाले अलग थे, है ना, सुलेखनवासी अलग थे, जिलसाज करने वाले अलग थे। तो उसमें चित्र बनाने वाले भी अलग लोग थे। तो वो उसमें चित्र कैसे बनाए थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, रंगीन चित्र। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा कि मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासकारों को लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से जो है वर्णित किया जाता था। यानी कि जो भी कुछ बात राजा के बारे में लिखी जाती थी, उसी से रिलेटेड जो है पिक्चर भी जो साथ में जो है लगाई जाती थी। जब किसी पुस्तक में घटना अथवा विषयों पर दर्शक रूप में व्यक्त किया जाना होता था, तो सुलेखक जो है, मतलब कोई भी जो लिखने वाला होता था, राजा के बारे में लिख रहा है, तो वो इस तरह से लिखता था कि लिखते लिखते जो है उस इलाके को छोड़ देता था जहाँ पर पिक्चर बनाई जाती थी। ठीक है। तो चित्रों को ना तो केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा की शक्ति के विषय में भी जो बात नहीं की जा सकती है, वो चित्रों के माध्यम से जो है बताई जाती थी एक राजा के बारे में। तो इतिहासकार अबू फजल ने जो है चित्रकारी को जो है क्या माना था, जादुई कला का नाम दिया था। उसकी राय में यह कला किसी निजी वस्तु को भी सजीव करने वाली जैसी थी, है ना। तो ये आप अंडरलाइन करेंगे कि चित्रकला को क्या माना था, अबू फजल ने जादुई कला माना था। बादशाह और उसके दरबार तथा उसके हिस्से वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधि उल्मा के बीच तनाव रहा। यानी कि चित्रों को लेकर जो है जो रूढ़िवादी थे और जो उल्मा थे, उनके बीच में काफ़ी तनाव रहा। उल्मा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगम्बर मोहम्मद के जीवन से एक भी प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित मानव के रूप में चित्रण इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। इस प्रसंग में पैगम्बर मोहम्मद को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूप में चित्रण की मनाही करते हुए लिखित किया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि पैगम्बर मोहम्मद को एक जीवित चित्रण के रूप में करना सही नहीं है, उन्होंने गलत ठहराया, क्योंकि ऐसा करने से लगता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को गलत ठहराया रूढ़िवादियों ने। किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपराओं के ढांचे की अलग अलग तरीक़ों की व्याख्या करी। प्राय प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा राज्य के जीवन के दृश्य चित्र करने के लिए नियुक्त किया। यानी कि जो भी मुगल शासक होता था, वो भी अपने दरबार के बारे में चित्र के द्वारा ही अपना जीवन प्रदर्शित करता था। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशाला में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। जो कलाकार थे, बीजाज जैसे चित्रकार के नाम से सफावी दरबार की संस्कृत प्रसिद्धि को चारों ओर से फैलाने में काफ़ी योगदान दिया। ईरान से भी कलाकार मुगलकालीन भारत में आने में सफल हुए। यानी कि मुगलकालीन जब शासन चल रहा था, तो उसमें ईरान से भी कलाकार आए। कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे कि मीर सैयद अली और अबू समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली एक साथ लेने के लिए कहा गया। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना रहा। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबू फजल, कौन था अकबर का दरबारी इतिहासकार? अबू फजल था, को यह कहते हुए उद्धृत करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ जो चित्रकला से घृणा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, चूँकि कहीं ना कहीं उसे महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। तो ये बात अबू फजल ने कही थी। अब हम बात करते हैं अकबरनामा और बादशाहनामा। ये आप इम्पोर्टेंट वो है पैराग्राफ, ध्यान देंगे इसमें। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबर और बादशाहनामा है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे तथा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य ही है। यानी कि अकबरनामा और बादशाहनामा जो है, ये राजा का इतिहास है, जिसमें किसके बारे में बताया गया, 150 उसमें पेज हैं
और इसमें घेराबंदी, लड़ाई, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारियों के बारे में बताया गया है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबू फजल। अंडरलाइन कर लेंगे कि अकबरनामा के लेखक कौन है? अबू फजल है। उनका जो पालन पोषण है वो आगरा में हुआ था। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात थे। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली, विवादित तथा स्वतंत्र चिंतक तथा जिसने लगातार दक्यानूसी उलमा के विचारों का विरोध किया, वो भी थे ये। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित था अबू फजल से। उसने अबू फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में भी नियुक्त कर रखा था। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्यों को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था अकबर का। ठीक है। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबू फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। 1589 में शुरू कर अबू फजल ने अकबरनामा पर 13 साल तक काम किया। यानी कि जो अकबरनामा है उस पर 13 साल तक काम हुआ। इस दौरान कई बार उन पे प्रारूप में सुधार भी किए गए, कुछ चेंज भी किया गया। ये इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, वाकई यानी कि रियल शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे कि विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। जो भी कुछ था उसमें बताया जाता है कि सब कुछ रियल था। अकबरनामा को 3 जिल्द में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, जिसमें कि पहले जो दो इतिहास हैं और तीसरा जो है जिल्द आइन अकबरी है। पहले दो इतिहास है और तीसरा है आइन अकबरी। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन तक की बात बताई गई है, 30 वर्ष तक की, और दूसरी जिल्द में अकबर के 46वें शासन 1601 पर ख़त्म होती है। अगले ही वर्ष अबू फजल, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो अबू फजल है वो अकबर का जो बेटा सलीम है उसको जो है षड्यंत्र के उस सलीम के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है और सलीम के द्वारा जो है वो बुंदेला के थ्रू जो है उसकी हत्या करवा दी जाती है। अब अकबरनामा का जो लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। उसने साथ ही तिथियों, समय के साथ होने वाले बदलाव के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक संस्कृति सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अभिनव तरीके से इसका लेखन हुआ। आइन अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदू, जैन, बौद्ध और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले मिश्रित सांस्कृतिक वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। अबू फजल की भाषा बहुत ही अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था तो इसी भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत ही महत्व दिया जाता था। यह भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। अबू फजल का एक शिष्य था अब्दुल हामिद लाहौरी। ये अंडरलाइन कर लेंगे। इनकी शिष्य का नाम बताएं तो अब्दुल हामिद लाहौरी था, जिन्होंने बादशाहनामा लिखी थी। ठीक है। बादशाहनामा के लेखक कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी। इसकी योग्यता के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहाँ ने उसे अकबरनामा के नमूने पर शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है, इसकी भी 3 जिल्द है। प्रत्येक जिल्द जो है 10 चंद्र वर्ष का ब्यौरा देती है। एक चंद्र वर्ष में 356 दिन होते हैं, तो ऐसे करके 10 चंद्र वर्ष में ये तैयार हुई है। लाहौरी ने बादशाह के शासन के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहाँ के वजीर सऊदुल्लाह खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी जो है 30 दशक के बारे में ना लिख सका और इसके बाद जो है इसका जो आगे का लिखान है वो वारिस ने लिखा। ठीक है। जो रह गया था फिर वो किसने लिखा? वारिस ने लिखा। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लेंगे कि बाद की जो जिल्दें वो किसने लिखी? वारिस ने लिखी, क्योंकि लाहौरी जो है बुढ़ापे की वजह से नहीं लिख पाया था। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज शासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृति को, जिन पर वो लंबा शासन करना चाहते थे, जब अंग्रेज़ आए तो उन्हें शासन करना था हमारे ऊपर, तो लंबा शासन वो चाहते थे। उसके लिए जो है वो बेहतर ढंग से जो है समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन शुरू किया तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। उसमें 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं सेंचुरी में प्रकाशित किए गए। ये भी अंडरलाइन कर लेंगे कि बादशाहनामा और अकबरनामा कहाँ पर जो है प्रकाशित की गई? एशियाटिक सोसाइटी में। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद में जो है 20वीं सेंचुरी के आरंभ में हेनरी बैम्ब्रिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है। ये भी अंडरलाइन कर लेंगे कि अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बैम्ब्रिज ने किया। और बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का ही अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में
आज भी अनुवाद की जो है प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये जो है इन्होंने इसलिए अनुवाद कराया क्योंकि ये जानना चाहते थे, क्योंकि इन्हें शासन करना था भारत के ऊपर और वहाँ की जनता के ऊपर, तो उन्हें समझने के लिए जो है इन्होंने जो है इनको अंग्रेजी में अनुवाद कराया। अब बात करते हैं आदर्श राज्य। आदर्श राज्य में यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है कि जो मुग़ल जो राजा रहे हैं उन पर एक दैवीय प्रकाश रहा है, जिसमें एक कहानी, दंत कहानी बताई गई है। एक मंगोल रानी अनालकुआ की कहानी है, जिसमें वो एक शिविर में आराम कर रही थी, जिसकी वजह से जो है वो एक टाइम जो है वो सूर्य की किरणें से गर्भवती हो गई थी, और जो संतान पैदा हुई थी उसका जो दिव्य प्रकाश था वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होता रहा। तो ये कहा जाता है कि मुगलों में जो प्रकाश था वो दैवीय प्रकाश था, वो अनाकुला की कहानी से निकल के आता है। तो ईश्वरी के से निश्चित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राज को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा से संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। यानी ये कहा जाता था कि जो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ स्रोत है, जो भी एक शासक आता है और वो अपने प्रजा के लिए प्रजा के लिए आया है। इतिव्रतों के वर्णनों का साथ देने वाले चित्रों ने इस विचारों को तरीके से संप्रेषित किया है कि उन्होंने देखने वाले के मन मस्तिष्क पर स्याही प्रभाव डाला। 17वीं सेंचुरी से मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू कर दिया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक के रूप में प्रभामंडलों ने उन्हें ईसा और वर्जिन की मैरी के यूरोपीय चित्र में देखा जाता है। यानी कि जब इस तरह की बातें आई कि उन पर दैवीय प्रकाश का प्रभाव है, तो जितने भी मुगलों की पिक्चर्स होती थी उनके पीछे एक सूर्य का प्रभाव होता था। आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, अकबर है और उनके पीछे जो है उनके फादर भी हैं, उनके पीछे भी है एक सूर्य का जो है प्रभाव आ रहा है। तो इस तरीके से माना जाता था कि ईश्वर की ही स्रोत है जो अपनी प्रजा के लिए आए हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। आप इसको जो है बुक को रीड करेंगे, जितने भी मैंने पेज करा है उनको रीड करेंगे और मेरी वीडियो को देखेंगे ध्यान से और इस चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।